नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग इतिहास का अध्ययन करेंगे। आपको इस चैनल से, मेरे चैनल से हिंदी अंग्रेजी की पढ़ाई हो रही है, ये आप लोगों को पता है। और आज से मैंने बहुत सारे छात्रों के डिमांड पर इतिहास को भी पढ़ाने का निर्णय लिया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसे क्लास 6 से, मतलब स्टैंडर्ड 6 से NCERT की किताब को मैं इस हिंदी मीडियम में पहले पढ़ा दूंगा और इसके बाद इंग्लिश मीडियम का भी वीडियो बनेगा जो आज से ही बनेगा। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे कुछ बच्चों ने कहा कि सर हिंदी मीडियम से पढ़ा दीजिएगा, SST तो अच्छा रहेगा। तो उनके डिमांड को ध्यान में रखते हुए ये आपके समक्ष स्टैंडर्ड 6 का अध्याय 1, ये पहला अध्याय है। ये तैयारी करने के लिए ये मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। तो अध्याय 1 में क्या क्या है सो देखिए। इतिहास की पुस्तक अध्याय 1, ठीक है। तो क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। इतिहास को समझने के लिए ये 4 पैमाना जरूरी है। पहला पैमाना क्या है, हम लोग किसी चीज़ के विषय में पूछेंगे क्या पढ़ना है, क्या जानना चाहिए। तो जब वो बात पता हो जाएगी तब दूसरा स्टेप आएगा कब। जब क्या हो गया तब होगा कब, कहाँ और कैसे। वो कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। इन 4 प्रश्नों के उत्तर अगर हमें मिले तो समझ लीजिए कि इतिहास पढ़ने की हमारी प्रवृत्ति है। तो स्टार्ट किए। रशीदा का सवाल। इस चैप्टर में आपको रशीदा नाम की एक लड़की है जो एक सवाल पूछती है। क्या सवाल है उसका? रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। सुर्खी मतलब हेडलाइन। तो हेडलाइन था पेपर में, सुर्खी पर पड़ी 100 साल पहले। वो हेडलाइन में लिखा था 100 साल पहले, 100 साल पहले की बात। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। देखिए, स्वाभाविक है जब आप पढ़ते हैं तो आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं। कहीं लिखा हुआ है हेडिंग में 100 साल पहले, 100 साल पहले ये घटना हुई, 100 साल पहले की ये कहानी है। तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि बच्चे के मन में ये सवाल आएगा कि 100 साल पहले की बात कोई कैसे जान सकता है। यह तो बहुत दिन पहले की बात है, इतनी पुरानी बात है। हाउ कैन ए पर्सन नो, कैसे जान सकता है कोई 100 साल पहले की बात। तो कैसे पता लगाएं। तो कैसे पता लगाएंगे इन बातों के विषय में? तो यह जानने के लिए कल क्या था तुम रेडियो सुन सकते हो। कल के विषय में पता करना है तो हम क्या कर सकते हैं? पहला काम करेंगे, रेडियो सुनेंगे, टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। इन माध्यमों से हमें बीते हुए समय के विषय में भी जानकारी मिल सकती है कि कल क्या हुआ था। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। और इस अखबार पढ़ना और रेडियो सुनना और टेलीविज़न सुनना, इसके अलावा भी एक तरीका हो सकता है। वो यह हो सकता है कि कोई ऐसा आदमी आपको मिले जो उस समय का आदमी हो, तो उसको पता हो, उस समय उसने देखा हो, तो वो बता सकता है आपको। स्मृति हो, उसको याद हो, उसकी मेमोरी इतनी मजबूत हो कि वो बीते हुए समय की बात मेमोराइज करके, याद करके आपको सुना सके। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? लेकिन हम लोग जानते हैं कि आदमी अमर नहीं है, वह मर जाता है। मान लीजिए कि 100 साल लगभग इंसान की उम्र है, तो उसके बाद की, उसके पहले की घटना को कोई कैसे जानेगा? तो उसी विषय में ये पाठ है आपका। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो क्या जानना चाहिए हम अतीत के बारे में, पहले इसको पढ़ते हैं। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, भोजन क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे,
किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों मतलब शिकार करने वाले शिकारी, आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो क्या पढ़ना चाहिए हमें? तो हमें पढ़ना है शिकारियों की कहानी, पशुपालकों के विषय में, कृषकों की हालत के विषय में, शासकों के विषय में, व्यापारियों के विषय में, पुरोहितों के विषय में, शिल्पकारों के विषय में, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करनी चाहिए। यही नहीं, क्योंकि ये समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। इन लोगों की जानकारी आपको मदद करेगी समाज के विषय में जानने में, उस समय आपकी दुनिया में क्या क्या था। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। ये सब कुछ जानना चाहिए। तो क्या जानना है, उसका उत्तर इस पैराग्राफ में आपको है। हमें ये सब कुछ जानना चाहिए। तब ये हुआ इतिहास की विषय वस्तु। लोग कहाँ रहते थे, अब ये पता करना है कि लोग उस समय कहाँ रहते थे। तो मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में आप अपने किताब में मानचित्र निकालिए। पृष्ठ 2 पर जो है में नर्मदा नदी का पता लगाओ। आप उसमें नर्मदा नदी को खोजिए। तो कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले से लोग रहते हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब जमा करके रखने वाले लोग। जैसे पुरानी चीज़ों को जमा करके रखते हैं, उन्हें हम लोग संग्राहक कहते हैं। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे वृक्ष की जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे, हंटिंग, शिकार। तो क्या, कब, कहाँ और कैसे, हम लोग इसी स्टेप के हिसाब से पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ना है? हो गया। कब, कहाँ और कैसे, यह भी हो रहा है। अब आगे, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। ये देखिए, ये आपको सुलेमान पहाड़ी यहाँ पर, और ये किरथर, ये पहाड़ियाँ हैं। ये भारत और ये आज पाकिस्तान में है। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम में इनका भौगोलिक पोजीशन हुआ। आज ये कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है। पहाड़ियाँ हैं। क्या नाम है? सुलेमान, ये, और ये किरथर। ठीक, तो इनके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं अभी। अब हम लोग देखते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ, गेहूं और जौ जो प्रमुख खाद्यान्न है, आज हम लोग उसको खाते हैं, खाद्यान्न है। तो खाद्यान्न जो खाने वाला अन्न तो है गेहूं और जौ। तो पहली बार इसकी खेती कहाँ हुई थी? तो इन्हीं क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में ऐसे कुछ स्थान हैं वहाँ पर जहाँ लगभग 8000 वर्ष पहले वहाँ के स्त्री पुरुष गेहूं तथा जौ की खेती करते थे। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाया जा सकता है। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। यहाँ जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया,
वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। अब आप इसमें खोजिए, ये विंध्य पहाड़, तो विंध्य का उत्तर, नक्शा में उत्तर कहाँ देखेंगे आप? ऊपर, नॉर्थ मतलब उत्तर ऊपर में, ठीक है। नक्शा में नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ठीक। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ नीचे, और ये WE मतलब वेस्ट और ये E, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग नक्शा दिखा करेंगे। तो कहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं? विंध्य पहाड़ी। तो विंध्य पहाड़ी के निकट जो एरिया है उसमें क्या होता था? तो वहाँ भी खेती होती थी, ठीक। तो ये हम लोग देखे यहाँ पर कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। ये मध्य भारत है, इसको हम लोग मध्य भारत बोलते हैं इस क्षेत्र को। कुछ अन्य क्षेत्र हुए, उनमें ये हुआ जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, यहाँ पर चावल की खेती हुई। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। विंध्य के उत्तर में जो स्थान थे वहाँ पर क्या हुआ? तो चावल की खेती हुई। विंध्य के उत्तर में चावल की खेती हुई। और गेहूँ और जौ की खेती पहली बार कहाँ हुई थी? तो कीर्थर और सुलेमान की पहाड़ी के पास जो इलाका है उसमें, ठीक है। और इसी तरह से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ, ये आप देखिए, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी। तो सिंधु नदी कहाँ है? ये आप भी खोज सकते हैं, आराम से खोजिए। ये आपको सिंधु नदी, ठीक है, ये सिंधु नदी, ये तो ये और इसकी सहायक नदियाँ जो इससे निकलती हैं या इसमें आकर के मिलती हैं, वो सब इसकी सहायक नदियाँ हुई, ठीक है। तो ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाएंगे। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, ठीक है। सिंधु या उसकी जो सहायक नदियाँ थीं, सिंधु नदी और आसपास से जो नदी आकर के उसमें मिल गई, जो उसकी सहायता की, उसको मजबूत बनाया, तो आकर के मिल गई उसमें। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ थीं, उनके आसपास में 4700 वर्ष 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। इन्हीं नदियों के किनारे क्या हुए? तो आरंभिक नगर थे जो फले फूले, बढ़े और विकसित हुए। गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा जो और उसमें जो नदियाँ आकर के अपना सहयोग करती हैं वो, या उनके किनारे, समुद्र तटवर्ती जो होते हैं क्षेत्र, उनके किनारे नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाइए। आपको गंगा तथा सोन नदी को खोजना है मानचित्र में। तो मानचित्र में आइए, गंगा कहाँ है? आप गंगा इसमें खोजिए, तो गंगा आपको यहाँ मिलने वाली है। ये गंगा नदी, ठीक, ये गंगा, यहाँ पर ये यमुना, ठीक है। और सोन नदी ये है जो यहाँ आकर के ये गंगा में यहाँ मिली, ठीक है, पटना में, ये जगह है पटना, यहाँ आकर के मिल गई। तो सोन नदी और गंगा नदी का ये इलाका, ठीक, इस क्षेत्र में हम लोगों को बहुत जानकारी मिलने वाली है। तो गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाए हम लोग। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार नाम से जाना जाता था। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था? मगध। आजकल उसका नाम है बिहार, जो राज्य है भारत का, नाम से जाना जाता था।
इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो मगध राज्य बहुत ही शक्तिशाली था और यह राज्य बहुत बड़ा विशाल था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। ये मानव जाति का स्वभाव रहा है, यात्रा करने का। सदैव मनुष्य यहाँ से वहाँ उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। यात्राओं से क्या लाभ हुआ? तो एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अब फिर से हम लोग आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, एक बार फिर से मानचित्र को देखें। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। मानचित्र में क्या मिलेगा आपको? पहाड़ियाँ मिलेंगी, पर्वत मिलेंगे, समुद्र मिलेंगे। उपमहाद्वीप जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसके चारों तरफ ये चीज़ें हैं और इसकी सीमाओं का निर्धारण करती हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना असंभव नहीं था, आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देश के नाम। अब देश के नाम के विषय में कुछ बात करते हैं। देश के नाम के विषय में है कि अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस को संस्कृत में सिंधु कहते हैं। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। कैसे इंडिया नामकरण हुआ, ये देखिए। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में भी इस बात की चर्चा है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक है, तो कैसे हम लोग जाने यहाँ पर इंडिया कैसे बना? तो इंडिया और भारत ये नाम ये कहाँ से आया? ये सिंधु वर्ड है संस्कृत में। तो पश्चिम के लोगों ने इसको इंडिया कहा। ईरान और एटलस के लोग आए यहाँ पर, ईरान और यूनान के लोग यहाँ पर आए, तो ये सभी पश्चिम के लोग थे और यहाँ आए और इस प्रकार से इन चीज़ों का उल्लेख मिलता है। ये ऋग्वेद में मिलता है। जो ऋग्वेद हमारा पवित्र ग्रंथ है, वेद है, तो ये
3500 वर्ष पुरानी है। अब अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। ठीक है, अब ये हम लोगों ने अध्ययन किया इसमें पांडुलिपि के विषय में। पांडुलिपि को अंग्रेजी में बोले मैन्युस्क्रिप्ट, और ये लैटिन शब्द मेनू से बना है, जिसका मतलब है हाथ से। और किस चीज़ पर? तो तारपत्र, और नहीं तो भूर्ज नाम का पेड़ होता है, उसकी छाल पर, जिसको हम लोग बोलते हैं भोजपत्र। उसकी छाल से बनता था पत्र, उसको कहते हैं भोजपत्र। उसी पर लिखा हुआ मिलता है। अब ये यहाँ पर इसको देखिए, पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये पांडुलिपि आपको नीचे है, आप इसको हूबहू पढ़ नहीं सकते हैं। इसको पढ़ने के लिए इस लिपि का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ऐसे ही लिखा जाता था ये भोज के पत्रों पर। ठीक है, ये आपको दिखाया गया, ये देखना ज़रूरी है। पांडुलिपियाँ ऐसे लिखी जाती थी, उस समय की जानकारी इसमें होती थी, और ये भोजपत्र पर लिखे जाते थे। ये कितना महत्वपूर्ण है, तो अब आगे देखते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। कुछ इसमें से समय बीतने के साथ नष्ट हो गई। क्यों? क्योंकि उनको कीड़ों ने खा लिया। और फिर भी आज भी कुछ पांडुलिपियाँ शेष हैं, बची हुई हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। मंदिर, बौद्ध विहार में ऐसे पांडुलिपियाँ मिलती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, इन पांडुलिपियों में लिखा क्या क्या होता था? तो धार्मिक मान्यताओं, कौन कौन से देवी देवता होते हैं, कौन कौन से पूजा पाठ है, ये सब। व्यवहार, राजाओं के जीवन, राजा लोगों के जीवन के विषय में। औषधियाँ, दवाइयाँ, मेडिसिन तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ठीक है, ये दिमाग में रखने की ज़रूरत है। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। ये लोगों के लिए राजाज्ञा की तरह से राजा के आदेश के तौर पर लिखवा करके कहीं कहीं उत्कीर्ण कर दिया जाता था, ताकि लोग उसको पढ़ें और शासन संचालन में सुविधा हो। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे। उदाहरण के तौर पर प्रायः ऐसे लेखों में राजा अपनी जीत के विषय में लिखा करते थे। वे कहाँ कहाँ जीत करके आए हैं, किन युद्धों में किनको पराजित किया है, इनका वर्णन ऐसे लेखों में मिलता है। इसे बोलते हैं अभिलेख। ठीक है, क्या तुम बता सकती हो, ये लड़की हमारी जो पढ़ रही है ऊपर,
ये उसकी जवाब का आंसर इसलिए लिखा गया है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थीं? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। जो इन पुरातात्विक सामग्रियों का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पुरातत्वविद। पुरातत्वविद वह है जो पुरातात्विक सामग्रियों का अध्ययन करता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? ये क्वेश्चन हुआ। तो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत, ये याद रखिए, स्रोत, रिसोर्सेज। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। सो ऐतिहासिक स्रोतों, पांडुलिपियों और अभिलेखों, इसके अलावा भी बहुत कुछ होते हैं, सिक्के, ज़मीन से निकली हुई चीज़ें, इन सबों का इस्तेमाल कर पुरातत्वविद पुराने ज़माने के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसलिए इतिहासकारों को कुछ लोग जासूस भी मानते हैं, जो जासूसी करते हैं बीते हुए समय के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए। अब अतीत एक या अनेक, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द, अतीत मतलब पास्ट, बीता हुआ समय शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। अलग अलग समूह के लोग अलग अलग अतीत वाले थे, उनका इतिहास अलग अलग था, उनका बीता हुआ समय अलग अलग था। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, क्योंकि ये सब हमें लिखा हुआ मिलता है। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अब हम लोग तिथियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे।
अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व BC, इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं BC, और ईसा से पहले जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2020 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में BC का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पूर्व, ईसा का जन्म हुआ था उसके पहले। कभी कभी तुम मतलब ईसा का जन्म कब हुआ था? 0 में, 2000 के पहले जो बराबर था, जहाँ से 2000 गिनती करने के बाद आज हम लोग पहुँचे हैं, 2000 पहले ईसा का जन्म हुआ, 2020 पहले। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD लिखा देखते हो, तो यह है आफ्टर डेथ। नहीं, आफ्टर डेथ का मतलब है एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ये एनो डोमिनी का मतलब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद से ये, और जन्म के पहले ये। तो जन्म के पहले बिफोर क्राइस्ट, और AD मतलब एनो डोमिनी मतलब उस जन्म के बाद। सही है। तो जन्म जब उनका हुआ तो मान लीजिए कि 0 है, तो उसके बाद हम लोग आज ये 2020 हैं, तो 2020 क्या है? ये AD है, एनो डोमिनी है, ईसा मसीह के जन्म के बाद। हाँ, और जन्म के पहले, तो जन्म के पहले में लिखेंगे BC और जन्म के बाद लिखेंगे AD। अगर जन्म के पहले मान लीजिए कि BC है, तो जितना साल पहले होगा, जैसे 5 BC, तो ये 2020 आज है और उसमें 5 जोड़ देंगे, तो 2025 पहले की बात हुई। ठीक है। तो BC में जो भी होगा वह ये 2020 में जोड़ा जाएगा, तब जाकर के साल का सही पता मालूम होगा। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BC का बिफोर कॉमन एरा के लिए जाना जाता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है बिफोर प्रेजेंट से पहले, वर्तमान से पहले। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे, ये आपके ऊपर है। आपने BC और AC के विषय में, AD और BC के विषय में जानकारी प्राप्त की। बिफोर क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट के, ईसा मसीह के जन्म के पहले, और AD मतलब उनके जन्म के बाद। ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। तो ये अन्यत्र से हम लोग सोचते हैं। ये समाप्त आपको होने ही वाला है, प्रश्न बचेगा, इसको कर ही लेते हैं। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। अभिलेख कहाँ लिखे जाते थे? कठोर सतहों पर। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियाँ और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान वह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी
उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे, उस समय का ये अभिलेख है। इसमें इन चित्रों का अर्थ आज के मॉडर्न एज में ये लगाया गया है। ठीक है, जैसे ये है इसका मतलब आज के ज़माने में पी हुआ, इसका टी हुआ, उसी तरह से सब चित्र के सामने ये लिखा हुआ है लेटर, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, ऐसा। तो ये लोगों ने आज के ज़माने में ये अर्थ समझा और ये पहले ऐसा था, ऐसा यूज होता था। आज के मॉडर्न एज में ये लगाया गया उसका मीनिंग। तो मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ मिस्र विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद ये प्रश्नोत्तर बचा जो हम लोग बाद के वीडियो में करेंगे। ये पाठ मैंने पढ़ाया, आप प्लीज़ इसको देखिए और जैसा लगता है कमेंट करें। और मैं आपको समस्त सभी पाठों को इतिहास की पुस्तकों में से पढ़ाऊँगा आपके लिए। ये 6 से स्टार्ट करके 12 तक मैं ले जाऊँगा, ताकि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो आपकी सहायता हो सके। तो ये मेरा योगदान आपकी सेवा में है। आपने इसको देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगल